हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस में। आज का यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का आज हम चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। और यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से काफी सरल भाषा में आपको चैप्टर 1 समझाया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं आज फिजिक्स क्लास 9 का पढ़ाने वाला हूँ, काफी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्यों क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। तो ये आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे कि भौतिक राशि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो देखिए, भौतिक राशि जो होती है, भौतिक के नियमों के पद में व्यक्त की जाती है, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि देखिए, लंबाई आता है इसके अंतर्गत, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा इत्यादि बहुत सारे ऐसे राशि हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भौतिक राशि को समझे होंगे। अब देखिए, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है आधारी राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। बेसिक या बेस क्वांटिटी, और दूसरा ड्राइव्ड यूनिट होता है, ड्राइव क्वांटिटी जिसको कहते हैं। अब देखिए, आधारी राशि किसको कहते हैं, आधारी राशि जो कि पहला हमारा टाइप है। तो देखिए, आधारी राशि जो होता है उसको स्वतंत्र माना गया है। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा गया, वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत लंबाई हो जाएगा, समय हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, बहुत सारे मतलब राशियां इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो देखिए, वास्तव में आधारी राशि जो होती है ना, उसकी संख्या मूल रूप से 7 होती है। ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए आधारी राशि संख्या में कितनी होती है। तो आधारी राशि आप बताएंगे कि संख्या में 7 होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप भौतिक राशि को अच्छे से समझ गए होंगे। भौतिक राशि के प्रकार में आपको मैंने बताया, भौतिक राशि आधारी राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि को आपको बताएंगे अब क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर, जिनमें है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है कि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, मतलब कि उसी के मतलब पदों में ये क्या होता है, विस्तारित होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वे राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, मतलब जो होता है आधारी राशि, उसी के पद में क्या करते हैं, व्युत्पन्न राशि को व्यक्त किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, बल हो जाएगा, कार्य हो जाएगा इत्यादि बहुत सारा ऐसे राशि है जिसको इसके अंतर्गत रखा गया है। देखिए, अब हम लोग जानते हैं मात्रकों की पद्धतियां। तो मुख्य रूप से मात्रकों को पद्धतियां के बारे में हम जानते हैं। तो आधारी राशि को हम लोग देखिए, आधारी राशि जो था उसको हम आधारी मात्रक भी कहते हैं। आधारी राशि को क्या कहते हैं, आधारी मात्रक भी कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि जो मैंने अभी बताया आपको कि जो मतलब आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, उसको जो है व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो आप देखिए, अब आपको ये मैंने तो बता दिया कि आधारी राशि को आधारी मात्रक भी कहते हैं और व्युत्पन्न राशि को व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि आधारी मात्रक क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है बल्कि वो स्वतंत्र होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आधारी मात्रक। देखिए, आधारी मात्रक होता है कि वो किसी भी मात्रक अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है बल्कि वो स्वतंत्र होता है। उसे किसी भी मतलब कह सकते हैं कि वह किसी पे निर्भर नहीं करता है, किसी के भी मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह स्वतंत्र होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं, बेसिक यूनिट कहते हैं।
जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, बहुत सारा मतलब है जो इसके अंतर्गत आता है। आप देखिए दूसरा है व्युत्पन्न मात्रा। व्युत्पन्न मात्रा क्या हो जाएगा? तो व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं कि वो आधारी मात्रक पर क्या होता है, निर्भर करता है, डिपेंडेंट रहता है किस पे, आधारी मात्रक पर। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं बेसिक में। तो मैं आशा करता हूं कि आपने आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को समझा होगा। देखिए इसके एग्जाम्पल है कुछ, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे वेग, जो कि आधारी मात्रक की सहायता से ही बनते हैं। त्वरण, बल, आयतन इत्यादि, मतलब बहुत सारे हैं जो कि आधारी राशि पर निर्भर करती है। देखिए यहाँ लिखा गया है, इन पॉइंट है, पूरे संसार में आधारी मात्रा की कई प्रणाली प्रचलित है जो कि निम्नलिखित है। मतलब पूरे संसार में आधारी मात्रा की बहुत सारी प्रणालियां विकसित हो गई है जो कि निम्नलिखित है, जिसमें से पहला हो जाएगा एफपीएस। इसको अंग्रेजी में लोग फुट पाउंड सेकंड कहते हैं। देखिए फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम, यानी कि देखिए इसमें लंबाई को जो है ना फुट में तौला जाता है, मतलब फुट में मापा जाता है, सॉरी लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति को ना ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो थे ना वो मतलब केक को पाउंड में तौल देते हैं, केक को पाउंड में तौल देते हैं। तो आशा करते हैं कि एफपीएस पद्धति के बारे में आपने जाना। और उसके बाद है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इसको अंग्रेजी भाषा में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड कहते हैं। तो देखिए इसमें जो था लंबाई को मुख्य रूप से इसमें सेंटीमीटर में मापा गया, द्रव्यमान को ग्राम में मापा गया और समय को सेकंड में मापा गया। तो और इस पद्धति को ना मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, मैट्रिक पद्धति, मैट्रिक सिस्टम। तो अब आता है एमकेएस पद्धति, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो ये क्या था कि इसमें ना लंबाई को मीटर में मापा गया, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया और समय को सेकंड में मापा गया। तो आशा करते हैं कि आपने एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस पद्धति समझा। अब आते हैं जो कि अभी के युग में काफी इंपॉर्टेंट रखता है, कौन, एसआई पद्धति या एसआई यूनिट, जिसको अंतरराष्ट्रीय कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो देखिए क्या हुआ कि 1907 पेरिस में क्या हुआ कि 11वीं माप तौल की जो महासम्मेलन था ना, उसमें 6 मात्रकों को परिभाषित किया गया। देखिए क्या हुआ कि 1960 के दशक में पेरिस में 11वीं माप तौल की एक सम्मेलन बैठी वहां पे, और उन्होंने क्या किया, उस सम्मेलन में क्या हुआ कि 6 मात्रकों को परिभाषित किया गया, 6 मात्रकों को परिभाषित किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 1970 में क्या हुआ कि 14वीं माप तौल के महासम्मेलन में क्या हुआ कि 11वें मात्रक को भी, यानी 11वां मात्रक कौन है, मोल, इसका नाम क्या है, मोल, उसकी आधारी राशि पदार्थ का परिमाण। तो उसे भी क्या कर दिया गया, उसमें सम्मिलित कर दिया गया, जोड़ दिया गया, पहले वह नहीं था। तो 1970 के दशक में मोल को भी मात्रकों की पद्धति में जोड़ दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि आधारी राशि जो होती है ना, आधारी राशि और उनके मात्रक के बारे में जानते हैं कि आधारी राशि कौन कौन से होते हैं, उसके क्या मात्रक होते हैं, इसे किस प्रकार से सूचित किया जाता है, इसको क्या संकेत है। तो देखिए पहला आ जाता है लंबाई, जिसको अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, उसका मात्रक होता है मीटर, जिसको छोटी एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आता है द्रव्यमान, दूसरा हमारा द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, इसको किलोग्राम में इसके मात्रक हैं और इसको केजी से सूचित किया जाता है, केजी, स्मॉल के और स्मॉल जी से। समय, जिसका मात्रक होता है सेकेंड, जिसके छोटी एस में सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम लोग एम्पियर में सूचित करते हैं मात्रक में, और इसको सूचित करने के लिए कैपिटल ए का प्रयोग करते हैं। और तापमान या ताप, इसका मात्रक केल्विन होता है, इसे
कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक कैंडेला होता है, जिसे स्मॉल सी और डी से सूचित किया जाता है। और अंतिम जो 1970 के दशक में जोड़ा गया था वह था पदार्थ का परिमाण, इसका मात्रक होता है मोल, जो कि स्मॉल अक्षर से MOL से सूचित किया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपने आधारी राशि और उनके SI मात्रक के बारे में समझा। देखिए यहाँ पे भी कुछ राशियों के बारे में बताया गया कि किस प्रकार हम कैसे कैसे मापते हैं, चित्र के माध्यम से भी आपको बताया जाता है यहाँ पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, और समितियों ने दो संपूरक राशि को भी उसमें सम्मिलित किया और उसके SI मात्रक को भी स्थापित किया। तो संपूरक राशि, उन्होंने कहा कि संपूरक राशि दो होंगे, जिनमें से पहला कौन था? समकोण। इसमें से पहला कौन था? समतल कोण। समतल कोण क्या था? उसको SI मात्रक रेडियन बताया गया, जिसको RAD से संकेत में दिया गया। और दूसरा बताया गया घन कोण, जिसको सॉलिड एंगल अंग्रेजी में कहते हैं। सॉलिड एंगल का मात्रक स्टेरेडियन बताया गया है, जिसको SR से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए हम आपको समझाते हैं कि जब आप 2D पर कोई चित्र बनाते हैं, जब आप 2D पर जैसे कि पेज पे कोई चाप जैसा ऐसा कोई चित्र बनाते हैं, तो वह क्या होता है? वह एक समतल कोण होता है। देखिए यहाँ पे जो है ना, वो समतल कोण बन रहा है। जब आप किसी पेपर पे जैसे कि चाप के माध्यम से ऐसा चित्र कुछ बनाते हैं, तो उस पे जो कोण बनता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कलर हो रहा है, तो वहां पे जो कोण बन रहा है उसे ही हम लोग समतल कोण कहते हैं। और घन कोण क्या होता है भाई? सॉलिड एंगल। तो देखिए हम आपको सिंपल बताते हैं कि आपने तरबूज को देखा होगा, सबने तो देखा ही होगा। तो तरबूज में क्या होता है कि एक उसका एक फांक लीजिए, देखिए इस प्रकार से, तो वह क्या होगा? एक तरफ से नहीं, वो 3D के तरह से दिखेगा आपको। तो उसके बीच में जो कोण जो बनेगा ना, वही कहलाता है क्या? घन कोण। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। आशा करते हैं आप ये समझे होंगे। उसके बाद कुछ उपसर्ग को भी मात्रक की SI मात्रक में कुछ उपसर्ग को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे देखिए 10⁻³ को मिली कहा गया, जिसको छोटी m से सूचित किया गया। 10⁻⁶ को माइक्रो कहा गया, जिसको कि माइक्रो इस प्रकार से सूचित किया गया। उसके बाद 10⁻⁹ को नैनो कहा गया, इसको छोटी n से सूचित किया गया। 10⁻12 को पिको कहा गया, जिसको स्मॉल p से सूचित किया गया। 10⁻⁻15 को फेम्टो कहा गया, जिसको छोटी f से सूचित किया गया। और 10⁻⁻18 को एटो कहा गया, जिसे छोटी a से सूचित किया गया। अब और भी हैं, जैसे देखिए 10⁻3 10⁻3, इसको किलो कहा गया, छोटी k से सूचित किया जाता है। 10⁶ मेगा कहा गया, जो कि कैपिटल M से सूचित किया गया उसे। 10⁹ जिसको जीगा कहा गया, कैपिटल G से सूचित किया गया। और 10⁻12 जिसको टेरा कहा गया, कैपिटल T से सूचित किया गया। 10⁻15 जिसको पेटा कहा गया, P से सूचित किया गया उसे। और 10⁻18 जिसको एक्सा कहा गया, इसको कैपिटल T से सूचित किया गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह भी समझ में आया होगा। तो आज का यह क्लास हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का समस्या हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं जरूर से कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दूं। तो आप हमारे साथ, यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके फोन में जाए। और यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता है क्लास 9th और क्लास 10th। यह क्लास तो मुख्य रूप से 9th वाले बच्चों के लिए था, और उसका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर था। इसका नाम था साइंस एंड मेजरमेंट, विज्ञान तथा मापन। तो आप अवश्य रूप से इसे सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी बताइए कि शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता है। दूसरा हमारा चैनल टेलीग्राम, वहां पे भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन
टेलीग्राम चैनल और देखिए व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पर एक और खूबी है कि हम आपको जितने भी यहाँ पे पीडीएफ नोट्स यूज होंगे वो आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद है इंस्टाग्राम चैनल। देखिए इंस्टाग्राम चैनल पे इसलिए आप जुड़िए क्योंकि वहां पे आपको यहाँ पे जितना भी करवाया जा रहा है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पे शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से लाया जाएगा। क्योंकि यदि आप इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।